The subsidiary alliance was a clever strategy that brought many Indian states under British control. नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसी स्मार्ट और उतनी ही विवादित पॉलिसी के बारे में जिसने बिना बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़े ही भारत को अंग्रेजों का गुलाम बना दिया। जी हाँ, ये कहानी है लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि यानी सब्सिडियरी अलायंस की, जिसने भारत में ब्रिटिश राज की जड़ें जमा दी। तो ये सवाल अक्सर उठता है कि आखिर अंग्रेजों ने इतने बड़े भारत पर कब्जा किया कैसे? क्या सिर्फ लड़ाइयाँ लड़कर? नहीं, इसका जवाब एक बहुत ही चालाकी से बनाई गई योजना में छिपा है। और इस पूरी योजना के पीछे जो दिमाग था वो था लॉर्ड वेलेस्ली का, जो 1798 में भारत के गवर्नर जनरल बनकर आए। उनका हथियार कोई तोप या तलवार नहीं थी, बल्कि एक कागज का टुकड़ा था, एक संधि जिसे हम सहायक संधि के नाम से जानते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि वेलेस्ली को ऐसी कोई नीति लाने की जरूरत ही क्यों पड़ी। आखिर उनकी सोच क्या थी और वो चाहते क्या थे? देखिए, 18वीं सदी की आखिर में ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने कई बड़ी चुनौतियां थीं। उन्हें भारत में अपना इलाका बढ़ाना था, भारतीय रियासतों पर अपना दबदबा कायम करना था, और सबसे बड़ा सिरदर्द थे फ्रांसीसी, जो उनके कट्टर दुश्मन थे। अब ये सब करने के लिए चाहिए था पैसा और सैनिक, और लगातार जंग लड़ने का खर्चा बहुत ज्यादा था। उन्हें कोई ऐसा तरीका चाहिए था जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। तो इस बड़ी समस्या का हल क्या निकला? जवाब था सहायक संधि। आइए अब जरा आसान भाषा में समझते हैं कि आखिर ये थी क्या बला। सीधे सीधे कहें तो ये एक सौदा था। अंग्रेज भारतीय राजाओं के पास जाते और कहते, हम आपको आपके दुश्मनों से बचाएंगे, आपको पूरी सुरक्षा देंगे। बदले में राजाओं को अपनी आज़ादी, अपनी विदेश नीति, सब कुछ अंग्रेजों को सौंपना पड़ता था। और सबसे बड़ी चालाकी तो ये थी कि इस पूरी अंग्रेजी सेना का सारा खर्चा भी वही राजा उठाते थे। मतलब सुरक्षा भी हमारी और पैसा भी आपका। और मजे की बात यह है कि ये आइडिया असल में अंग्रेजों का था भी नहीं। इसकी शुरुआत तो फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने की थी। वेलेस्ली ने तो बस उस आइडिया को उठाया और उसे एक ऐसे घातक हथियार में बदल दिया जो पूरे भारत पर छा गया। ये कोई एक दिन का खेल नहीं था, बल्कि एक मकड़जाल था जो धीरे धीरे बुना जाता था। पहले स्टेज में अंग्रेज किसी राजा को किसी लड़ाई में मदद की पेशकश करते थे, फिर साथ मिलकर लड़ने की बात होती। इसके बाद वो कहते कि हमारी एक सेना आप अपने पास ही रख लीजिए, बस उसका खर्चा देते रहिएगा। और आखिरी स्टेज में जब राजा भारी भरकम खर्चा नहीं दे पाता था, तो अंग्रेज उसके राज्य का एक बड़ा हिस्सा ही हड़प लेते थे। लेकिन ये जाल कितना सख्त था। चलिए अब जरा इस संधि की उन शर्तों पर नजर डालते हैं जिन्हें मानना भारतीय राजाओं की मजबूरी बन जाती थी। ये जो डील थी, इसकी शर्तें एक तरफा थीं। राजा को अपनी खुद की सेना भंग करनी पड़ती थी, अपने ही खर्चे पर एक ब्रिटिश सेना को पालना पड़ता था, अपने दरबार में एक ब्रिटिश अफसर, जिसे रेजिडेंट कहते थे, उसको बिठाना पड़ता था, जो हर चीज पर नजर रखता था। राजा किसी दूसरे राज्य से या किसी यूरोपियन से अंग्रेजों की मर्जी के बिना बात भी नहीं कर सकता था। मतलब राजा बस नाम का राजा रह गया था, असली ताकत तो रेजिडेंट के हाथ में थी। तो अब सवाल ये है कि इस जाल में कौन कौन फंसा और कितनी तेजी से ये पॉलिसी पूरे भारत में आग की तरह फैली। इसका असर बिल्कुल एक डोमिनो इफेक्ट जैसा था। एक के बाद एक सारी बड़ी रियासतें इसमें फंसती चली गईं। शुरुआत हुई 1798 में हैदराबाद के निज़ाम से, फिर मैसूर, तंजौर, अवध के नवाब, यहाँ तक कि ताकतवर मराठा पेशवा और होलकर भी इससे बच नहीं पाए। देखते ही देखते लगभग पूरा भारत अंग्रेजों के अप्रत्यक्ष कंट्रोल में आ गया। जाहिर सी बात है, ये सौदा बिल्कुल भी बराबरी का नहीं था, ये पूरी तरह से एक तरफ था। चलिए अब जरा हिसाब किताब देखते हैं कि इस सौदे से किसको क्या मिला और किसका क्या गया। तस्वीर बिल्कुल साफ है। एक तरफ अंग्रेजों को बिना लड़े ही भारत पर राजनीतिक कंट्रोल मिल गया, भारतीय राजाओं के पैसे पर एक बड़ी सेना मिल गई और फ्रांसीसियों का खतरा भी खत्म हो गया। वहीं दूसरी तरफ भारतीय राज्यों ने अपनी आज़ादी खो दी, उनकी तिजोरियां खाली हो गई और जनता पर टैक्स का बोझ बढ़ता गया। सेना भंग होने से लाखों सैनिक बेरोजगार हो गए। इसका असर बहुत गहरा और विनाशकारी था। राजा तो अब बस अंग्रेजों की कठपुतली बन गए थे। उन्हें पता था कि गद्दी तो सुरक्षित है, तो उन्होंने अपनी प्रजा पर ध्यान देना ही बंद कर दिया। प्रशासन में भ्रष्टाचार फैल गया। जो सैनिक बेरोजगार हुए, उनमें से कई पेट भरने के लिए पिंडारी जैसे लुटेरे बन गए। असली पावर तो दरबार में बैठा अंग्रेज रेजिडेंट ही चला रहा था। तो इस चालाक पॉलिसी की विरासत क्या थी? इसने भारत के इतिहास पर क्या असर छोड़ा?
इसका असर बहुत लंबा और बहुत गहरा था। तो अगर हमें इस पूरे टॉपिक को कुछ पॉइंट्स में समेटना हो तो क्या याद रखना चाहिए? सबसे पहले लॉर्ड वेलेस्ली का नाम, दूसरा हैदराबाद, जो इस संधि को मानने वाला पहला बड़ा राज्य था, और सबसे जरूरी बात, इसका नतीजा भारतीय राज्यों की आज़ादी का खत्म होना। आखिर में हम कह सकते हैं कि सहायक संधि सिर्फ एक संधि नहीं थी, ये ब्रिटिश राज की स्थापना की तरफ एक बहुत बड़ा और निर्णायक कदम था। इसी नीति ने धीरे धीरे वो गुस्सा और असंतोष पैदा किया जो 1857 के महान विद्रोह के रूप में सामने आया। और हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जाते हैं, क्या ये सहायक संधि एक राजनीतिक जीनियस का काम था या फिर ये शोषण और धोखेबाजी की एक मिसाल थी? इस पर सोचिएगा जरूर।